हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन और रविवार का हमारा जो साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम चलते हैं उसी के अंतर्गत आज हमने जो टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक। और देखिए आजकल हर परिवार में छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र के लोग हो, सबके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, शरीर में दर्द, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी शरीर में दर्द आजकल देखने को मिल रहा है। और दर्द कई प्रकार के होते हैं और दर्द नाम से ही पहचाना जा सकता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। अगर हम बोले माइग्रेन तो हमें समझ में आता है हमारे सर में दर्द है, साइटिका बोलते हैं तो समझ में आ जाता है पैर में दर्द है। इसी तरह फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल, ये दो प्रकार के दर्द हमारे शरीर में होते हैं। फ्रोजन शोल्डर से हम समझते हैं हमारे कंधों में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, और सर्वाइकल से मतलब समझ में आता है हमारे गर्दन के जॉइंट है वहां प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हमारे साथ सूरत से जानी मानी डॉक्टर और योग, देखिए डॉक्टर भी है और साथ में योग टीचर, योगा टीचर भी है, और हमारे साथ पहले भी कई बार जुड़ चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे आप प्रोग्राम ले चुकी है। इससे पहले भी आपने नी पेन, बैक पेन पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लिया था, 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा हुआ था, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। तो आप कैसे कहूँ तो जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट, जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसके स्पेशलिस्ट है। और तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ अलका जी साकला भी जुड़ी हुई है, हमारी कोऑर्डिनेटर। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप साई मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। अलका जी साकला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सभी एक बार रिलैक्स होने के लिए हाथ ऊपर कीजिए। यस, सभी जोरदार झटका दे के कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। यस 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 यस, और बोलिए वेलकम 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 टू एवरीवन। जो देखने वाले वो भी वेलकम, और जो प्रोग्राम करने वाले वो भी वेलकम। सो मोस्ट वेलकम। और आज हमारे साथ डॉक्टर साई, नाम भी कितना अच्छा है साई, और उसके साथ आराध्य भी जोड़ा हुआ है, और उसके साथ व्यवहार्य भी जोड़ा है। तीनों का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है। इन्होंने पहले भी हमारे यहाँ लेक्चर दिए हुए हैं, आपने सुने हुए हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कितनी बार सुनो तो ऐसा लगता है और एक बार सुनना है। क्यों सुचिता जी, ऐसा लगता है ना सबको? तो उसमें से ही साई एक है। विशेषता बताती हूँ मैं साई की। विशेषता साई की ये है कि इनके पास बहुत सारी डिग्री। सबसे बड़ी बात, इनकी जो डिग्री है वो सारी डिग्रियां योगा से रिलेटेड है। और आज मैंने उनसे बात की तब मुझे पता चला, और मुझे आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो लिखा है वही होता है। हम कितना भी चाहे जो करना है वो नहीं होता है, होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तो बिल्कुल साई का
ऐसे कोई खास इंटरेस्ट से वजह से वो यहाँ टर्न नहीं हुई है, किस्मत उसको वहां लेके आई है। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे गुरु हमेशा कहते कि जिसके योग अच्छे होते वही तो योग में आएगा, बाकी तो घर के बाजू में रहेगा फिर भी योग नहीं आएगा। 6:30 बजे क्लास होती है, 9 बजे क्लास है, हजारों लोग हैं और जुड़े कितने लोग हैं। तो बात यही होती है कि जितना लिखा है, जिसका लिखा है वही जुड़ेगा। तो ऐसे साई ने पहली डिग्री तो ली स्वामी विवेकानंद, सब नाम भी एकदम जोरदार है, विवेकानंद से उन्होंने डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने कैवल्य धाम से भी डिग्री ली है। थेरेटिक जो प्रशिक्षण होता है वो अयंगर से लिया है। मतलब भारत के जितने भी बड़े बड़े नाम है सब मिलके एक सुंदर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, और वो है साई। तो किस्मत से वो सूरत में आ गई, क्योंकि सूरत खूबसूरत है और वो डायमंड को खींच के भी लाता है। तो ये सूरत का एक खूबसूरत डायमंड है हमारे, नया आया हुआ, और ये चमकता हुआ डायमंड है, क्योंकि योगा में है, उसके साथ नेचुरोपैथी है। ये उपचार करती है, पर्सनली भी करते हैं, ग्रुप में भी करती है, और एक ट्रस्ट में वो योग विभाग की प्रमुख करके भी जुड़ी है। अनेक सालों से इसमें लगी हुई है, मतलब बहुत बड़ा अनुभव भी इनका है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ज्ञान प्लस अनुभव है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, सबकी समस्या है, फ्रोजन शोल्डर, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स। इसका कारण एक ही है कि हमारा बैठना भी सही नहीं है। अभी भी देखो, हम योगा में बैठते हैं, पर सुचिता जी सही बैठो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, एकदम गर्दन सीधी सामने, नहीं हम थोड़े झुके हुए बैठे। बिल्कुल। तो सबको आज हमें सही से देखना है, सीखना है और जानना है कि हम स्वस्थ मस्त रहने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए कैसे रह सकते हैं। और जो अभी से करेंगे उनको कभी फ्रोजन शोल्डर होगी ही नहीं, उनको कभी गर्दन के प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, रीढ़ के दर्द होगे ही नहीं। तो ऐसा मार्गदर्शन सही हमें देंगी। इसी अपेक्षा के साथ मैं कहती हूँ एक बार जोरदार स्वागत करना है हमें इसका, साई का। तो चलिए साई को बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सभी रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलिए सबको वेलकम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। माइक हैंड ओवर टू साई। ओके, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलका जी बहुत कीमती समय निकाल के मेडिटेशन के अष्टमी के अवसर पे सभी नवरात्रि उत्सव के लिए सभी को वंदन, सभी को प्रणाम, सभी शक्ति को प्रणाम, ऊर्जा स्रोत को प्रणाम। आज का अपना विषय है, मैं अभी डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ। आज का अपना विषय है फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल। हमें अभी धीरे धीरे ना आदत लगते जा रही है कि कितना अच्छे टेक्नोलॉजी में होगा उतना अच्छा हमें अच्छा लगेगा। व्हाट आर द वेरिएशंस। हमारा शरीर इतना अच्छा मोस्ट एडवांस्ड टेक्निकल शरीर है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी लो बैक पेन, स्पाइन और नी पेन। अभी इसी से ऊपर हम थोड़ा सा चढ़ते हुए, कमर के भाग से ऊपर चढ़ते हुए शोल्डर और सर्वाइकल का भाग, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। फिर से बेस वही है कि बेस अगर हम देखें कि चतुष्पाद से द्विपाद में आए हैं। चतुष्पाद में 4 पहिए इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन था। अब द्विपाद पे आने के बाद में हमारा शरीर अपोजिट टू ग्रेविटी धीरे धीरे इतना समय नहीं खींच पाता है। और जो ऊंचा होता है, देखो जिनकी हाइट कम होती है उनमें शोल्डर ड्रूप की कंडीशन कम होती है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो ऐसे होते हैं। बाजू से अगर हम देखें तो वो ऐसे होने लगते हैं। क्यों? ये जो बैलेंस है, अगर हमें प्लस साइन देखी, जीसस क्राइस्ट को देखा है, जीसस क्राइस्ट को दोनों हाथ शोल्डर पे सभी पूरे किलो से लगाए, लेकिन उसका पीछे का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सीधी रेखा और एक आड़ी रेखा। अगर हम सेम अपने नेक को इसी तरह से इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आराम से हमें पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो इसका इम्बैलेंस और ये स्ट्रक्चरली इमोबिलाइज होते जाता है। दूसरी बात, हमारा शरीर इतना अच्छा अडेप्ट करने वाला होता है, जो भी परिस्थिति आती है उसे तुरंत अडेप्ट करता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, छोटे मगज पे इसका स्ट्रेस आता है, इसका तनाव आता है, और ये स्ट्रेस हमें अपने ब्रेन के स्ट्रेस रिलेटेड तकलीफें ज्यादा करता है।
अब देखते हैं स्ट्रक्चरली। पहली बात, दोनों शोल्डर जॉइंट, हर एक जॉइंट के अपनी खुद की एक मोबिलाइजेशन की टेक्निक होती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में रेंज ऑफ मोशन कहा गया है। हम स्कूल टाइम्स में सीखते थे शोल्डर जॉइंट कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को उठाते समय हर बड़े लोग कहते हैं कि उसको अच्छे से पकड़ो, उसको हाथ से पकड़ के खींचो नहीं, क्योंकि ये डिसलोकेट होने के चांसेस काफी सारे होते हैं। अब देखते हैं शोल्डर जॉइंट में आने वाले कौन से हिस्से हैं। शोल्डर जॉइंट में अपना ये जो कॉलर बोन होता है सामने, जो जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, उसको मेडिकल भाषा में क्लेविकल कहा जा रहा है। क्लेविकल यहाँ से आता है, शोल्डर को जुड़ जाता है। हाथ का बोन है, सामने से क्लेविकल है, और पीछे से अगर हम देखें तो स्कैपुला है। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है कि जो अपने रिब्स के पीछे जुड़ा है। रिब्स के पीछे जुड़ने के कारण उसकी मूवमेंट है। अभी हम करके देखते हैं, सभी लोग करेंगे। शोल्डर आगे, शोल्डर पीछे, शोल्डर आगे, शोल्डर पीछे, शोल्डर आगे, शोल्डर पीछे। अपने दूसरे हाथ से शोल्डर ब्लेड पे, स्कैपुला पे हाथ रख के प्रैक्टिस करते हैं। शोल्डर ब्लेड आगे जा रहा है, शोल्डर ब्लेड पीछे जा रहा है, शोल्डर ब्लेड आगे जा रहा है, शोल्डर ब्लेड पीछे जा रहा है, शोल्डर ब्लेड ऊपर जा रहा है, शोल्डर ब्लेड नीचे जा रहा है। अब हैंड की मूवमेंट करेंगे, फुल हैंड रोटेशन। फुल हैंड रोटेशन करते समय ऑब्जर्व करें कि मेरा शोल्डर ब्लेड हिल रहा है क्या। ओके। अब दूसरी बात, गर्दन के मसल्स शोल्डर ब्लेड से जुड़े हैं, ये देखो, करेक्ट। पीठ के मसल्स शोल्डर ब्लेड से जुड़े हैं। शोल्डर ब्लेड के मसल्स हाथ से जुड़े हैं। तो ये जाके एक दूसरे के साथ में चेन ऑर्गेनाइजेशन हर मसल्स की है। तो ये मसल्स की स्ट्रेंथ एक के बाद एक अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। पहले के जमाने में देखो कि सब फ्रोजन शोल्डर था, उसका प्रमाण अभी क्यों बढ़ा है? हमारे जॉइंट्स की इमोबिलिटी। पहले के लेडीज घर पे खुद से पोछा मारते थे ना, कभी हाथ की तकलीफ फ्रोजन शोल्डर हुआ है, सुना है? नहीं हुआ है। मतलब पूरी रेंज के साथ में उनका हाथ चलता था। ओके, मुझे कहने का मतलब इतना सिंपल है, ये सभी जान ले कि फिजियोथेरेपी ये वो इतने सारे टेक्निक्स से बहुत सिंपल तरीके अपने ही घर में छुपे हुए हैं। दूसरी बात, शोल्डर और सर्वाइकल ये जुड़े इसलिए है क्योंकि मसल्स जुड़े हुए हैं। अगर शोल्डर में खराबी है तो उसका इफेक्ट सर्वाइकल पे जाएगा, सर्वाइकल का है तो शोल्डर पे इफेक्ट आएगा। सर्वाइकल के मणके जो है, अगर इस बाजू से देखें, मतलब आप मुझे यहां से देख रहे हैं, तो शोल्डर के मणकों का एक सर्वाइकल के मणकों के जो 7 मणके हैं उनकी रचना सी शेप जैसी, अगर ऐसी होगी तो कैसी होगी? सी शेप जैसी होगी। अभी इसके नीचे कौन से है? यहाँ से नीचे पासड़ी शुरू होती है, तो ये एस को पीछे काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसा है। हम जब बैठते हैं ना तो ये वाला आता है, हमारी पूरी पीठ कवर करने वाला। उसके ऊपर ये वाला है, तो कर्व बदला ना, कर्व बदला तो कर्व का बीच वाला जहां पे जॉइंट है उसे वीक लिंक कहा गया है। दैट इज नोन एज अ वीक लिंक। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ वीक लिंक? जहां पे वीक लिंक होता है वहां पे थोड़ा भी हम जोर लगाएंगे तो भी वो डिसलोकेट होने की, वो लूज होने की, वो वीक होने की संभावना ज्यादा होती है। अभी देखो नीचे वाले कमर के जो हमारे मणके हैं पीछे के बाजू से, तो ये कमर के मणकों की स्ट्रेंथ अच्छी है क्योंकि ये बड़े हैं, इनको पूरे बॉडी को बेयर करना है, वेट बेयर करना है, पूरे बॉडी को बैलेंस करना है। जैसे जैसे मणके ऊपर की तरफ आते हैं मणके छोटे छोटे हो जाते हैं। चेस्ट के मतलब रिब्स के बाजू वाले, अभी रिब्स के कितने? 12 रिब्स है, तो 12 रिब्स के 12 मणके हुए। एक मणके को, अभी सोचो, एक मणके को पीछे से रिब आई आगे अटैच हुई, दूसरा मणका, ऐसे 12 रिब्स, नीचे गोलाई मोटी, ऊपर गोलाई छोटी। रिब्स की भी बात इसलिए जरूरी है कि बगल से जाने वाले मसल्स भी हाथ की तरफ अटैच है। हाथ ऊंचा करके देखो, ऐसा फील होता है कि रिब्स के एंड तक, मतलब बगल से नीचे कमर तक
का भाग हमारा खींचा हुआ जाता है। अभी हाथ से कोनी, कोनी से कंधा, कंधे से शोल्डर ब्लेड और शोल्डर ब्लेड से स्पाइन, और ये दोनों बाजू से, ये जितना बैलेंस होगा उतना बराबर से काम करेगा। जब हमारा ये बैलेंस छूट जाता है हम आगे पीछे चले जाते हैं। कोई भी नियम में किसी भी प्रकार में अनुशासन अपेक्षित है, एक सीधी रेखा, वन सिंगल लाइन अपेक्षित है। दिखने में भी अच्छा लगता है और होने में भी अच्छा लगता है। तो जब भी हम हाथ सीधे करें तभी हम हाथ सीधे करेंगे और ये देखेंगे कि अंगूठा, हाथ का तलवा मेरा नीचे की तरफ है। ओके, हाथ स्ट्रेट, हाथ मेरे कान की रेखा में है, कान की रेखा में है। अब दोनों शोल्डर ब्लेड सेंटर में आए हैं, मतलब क्या, पीठ के सेंटर में आए हैं। अब दोनों शोल्डर ब्लेड सेंटर से दूर चले गए हैं, वापस पास में आए हैं, वापस दूर चले गए हैं। ये सिंपल है कि ये सारी मूवमेंट हमारी रोज की मूवमेंट में आए। दूसरी बात, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से केवल ये शोल्डर जॉइंट नहीं रहता है, अगर उसे हम थोड़े एडवांस तरीके से देखें तो इसे पेक्टोरल गर्डल कहा गया है। जॉइंट मतलब दो बोन का एक जो जुड़ना होता है वो सांधा होता है, जॉइंट होता है। लेकिन दो से तीसरा जुड़ जाता है तो ये गर्डल बन जाता है। तीन रास्ता नहीं होता है, तीन रास्ता होता है तो वो जॉइंट नहीं रह जाता है, वो बन जाता है गर्डल। तो जैसा मैंने कहा, ये कॉलर बोन, पीछे शोल्डर ब्लेड और हाथ का बोन, ये तीनों का संधान इक्वली होना अपेक्षित है। अभी कितने लोगों के हाथ से पीछे काम होता है? होता है, काम आगे ही होता है। ये बात मैंने सब जगह पे कही है, ये बहुत प्रचलित है और ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये भी हम बहुत सारी बातें भूलते जा रहे हैं। हमारे आंखें सामने है तो ये 180 डिग्री, ये अर्ध 180 डिग्री में ही हमारा काम ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीठ के मसल्स हमारे बहुत टाइट होते हैं। क्यों टाइट होते हैं? क्योंकि चतुष्पाद से द्विपाद में आने के बाद इसको पकड़ के रखा है। अगर ये लूज छोड़ेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो ये स्टांस मेंटेन करने के लिए बैक के मसल्स बहुत जाड़े, मोटे और थोड़े से कठोर रहते हैं, कमांडो जैसे रहते हैं। क्योंकि ये अगर कठोर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा बॉडी स्टैंस, बॉडी बैलेंस, ये सब निकल जाएगा। इसलिए ये स्ट्रेटनेस रखना जरूरी है। अब ये स्ट्रेटनेस रखते रखते उनमें कुछ काम दिया ही नहीं, उनको रिजिड बना दिया, तो वो मसल स्टिफ हो जाएंगे, उनमें कोई हलचल नहीं रहेगी। तो उनको मोबिलाइज करने का काम है। और बहुत योग में प्रचलित सूक्ष्म व्यायाम जो है, ये सबसे सर्वोत्तम व्यायाम के प्रकार है और सिंपल है, लेकिन करने के तरीके में हमें देखना चाहिए। नेक रोटेशन से हम शुरुआत करते हैं। नेक रोटेशन से हम गर्दन के मसल्स के लिए इजीनेस देते हैं, मूवमेंट में देते हैं। लेकिन अगर हम समझो कि शोल्डर ऐसे है और नेक रोटेशन करो, करना और उस हर एक जॉइंट की पूरी मोबिलिटी, पूरा रेंज ऑफ मोशन पूरा करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी पहले शोल्डर से दोनों शोल्डर ब्लेड पीछे से नी सेंटर की तरफ खींचे और सेंटर में आने के बाद नीचे की तरफ खींचे। तो शोल्डर ब्लेड के लिए इंग्लिश लेटर Y, ये याद रखें। वापस से एक बार देख, ये बैड पोस्चर है। ये बैड पोस्चर में पहले दोनों शोल्डर ब्लेड अंदर खींचे गए और फिर कमर से स्ट्रेट होता गया। तो ये जो पहले वी शेप है, वाई का ऊपर वाला वी शेप है, ये वी हो गया और नीचे की डंडी हुई वाई। विजुअलाइज कर सकते हैं? ओके, वाई हो गया। तो ये वाई करते हुए हमारा पहले स्पाइन एक लाइन में आता है। बेस पक्का होना चाहिए, बैक अच्छी होनी चाहिए। बेस कहां से आता है? हिप जॉइंट से आता है। हिप जॉइंट ब्रॉड जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट नैरो जॉइंट है। दोनों शोल्डर जॉइंट, स्पाइन और बैक हिप जॉइंट को ऑब्जर्व करें तो इंग्लिश लेटर आई होता है। आई की नीचे वाली आड़ी डंडी थोड़ी ब्रॉड होती है, ऊपर वाली डंडी थोड़ी छोटी होती है, सेम कंडीशन।
और ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो रेंज ऑफ मोशन है, वो कमर से भी ज्यादा है। रेंज इतना पैर ही गोल होता है नहीं, तो ये गोल वाली मूवमेंट है। ये अगर हम सिंपल तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर पे, मतलब प्रिवेंटिव मेजर पे, पहले ही शोल्डर पेन होने से पहले अगर हम रेगुलर वे में करने जाते हैं तो ये कम होता है। दूसरी बात, क्या कारण है कि ये ऐसा पेन हो जाए? एक तो इमोबिलिटी है। दूसरी बात, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये संभावना फ्रोजन शोल्डर की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो डायबिटीज में जो भी दवाई हम खाते हैं उससे मसल्स की रिजिडिटी बनना ये बहुत स्वाभाविक है। तो जितना डायबिटीज पूरा ना हो या डायबिटीज का लेवल, शुगर लेवल हाई हो, तो उनमें देखा गया है कि मसल्स की रिजिडिटी ज्यादा है, उनमें पकड़ नहीं होती है। उनमें पीछे देखना है तो वो पूरा पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसे पीछे नहीं देखा जाता है। पैरों में स्टिफनेस आ जाता है। तो हर एक छोटे छोटे जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो कम कम होते जाती है। तो उनके लिए ये ज्यादा संभावना है कि शोल्डर के मसल और वीक है। वीक क्यों है? इनमें मोबिलिटी ज्यादा है, तो मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण वो थोड़े से भी इधर उधर हुए तो वो वीक होने के साथ में ये ज्यादा अफेक्ट करता है। दूसरी बात, पहले ही हम छोटे जब से है तब से बड़े होने तक टीन एज का जो समय है, मतलब छोटे बच्चों के बढ़ने का जो समय है, ये आयुर्वेद शास्त्र में कफ काल कहा गया है। तो कफ काल के सीजन में उनका शरीर बनता है, बोन स्ट्रक्चर उनका तैयार होता है। जब नॉर्मल बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो 350 बोन्स होते हैं और उनका अच्छे से संधान पाते पाते 16-17 तक उम्र तक ये सारे जॉइंट्स है उनका संधान अच्छे से होता है, तो वो जॉइंट्स है वो पक्के मजबूत बन जाते हैं। तो ये समय में अभी की पीढ़ी में देखेंगे, क्योंकि उनमें एक्सरसाइज ही नहीं है, उनमें तब से ही लैपटॉप, मोबाइल, माउस सामने दिया है, तो उनका हाथ और उनका पोस्चर ऐसे ही रहेगा। आजकल के बच्चे देखो जो कॉलेज जाते हैं वो सैक पीछे अटकाया हुआ होता है तो भी ऐसे ही होता है। फिर एक नया फैशन है कि पैंट की स्टाइल वो लो वेस्ट वाला हो या हाई वेस्ट वाला हो, और अगेन वो कमर से भी ऐसे ही रहते हैं। क्यों? मोबाइल हमेशा ऐसा, फिर हमेशा ऐसा, कुछ काम करना है हमेशा ऐसा। सारे लेडीज थोड़ा समय मिलता है मोबाइल देखेंगे। इसको ओपन होने की चांस कहाँ है? ओपन होने के लिए चांस बहुत कम है। जब भी मैं कहती हूँ रोज के रेगुलर क्लास में 1 घंटे अगर हम रसोई बनाने के लिए ये स्टांस में रहते हैं तो कम से कम 10 मिनट आप हाथ पीछे रख के सोफे पे टिक के, ऐसा भी नहीं कि हाथ पीछे रख के, सोफे पे टिकने का मतलब ये है कि आपकी मूवमेंट पैसिव है। शवासन में मसल्स का कोई टोन नहीं रहता है, तो मसल्स के एक्टिव और मसल्स के पैसिव रहने का बहुत फर्क पड़ता है, वो एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। आप ये रोटेशन 100 बार करो या फिर आप वॉल का सपोर्ट लेके धीरे धीरे हाथ की मूवमेंट करो और ऑब्जर्व करो। ये हाथ से हाथ रखो और ये हाथ वॉल के सपोर्ट के साथ में रखो। ये हाथ में पेन जल्दी होगा क्योंकि इसने शोल्डर जॉइंट से ही पकड़ा है। हाथ हमें फ्री करना है लेकिन शोल्डर जॉइंट ही टाइट हो रहा है, तो कहां से यहां से रिलैक्स होगा? वॉल का सपोर्ट लो, अभी ऑब्जर्व करो कि शोल्डर जॉइंट है वो फ्री है। हाथ की पकड़ की वजह से शोल्डर जॉइंट अगर फ्री रहता है तो इसमें मोबिलिटी लाने की चांसेस ज्यादा है। और केवल शोल्डर जॉइंट को नहीं देखे, अगर दोनों शोल्डर जॉइंट का बीच वाला हिस्सा है वो अपने सर्वाइकल का मेन स्टेम है, तो सर्वाइकल के लिए दोनों हाथों की एक्सरसाइज करना अपेक्षित है और शोल्डर के लिए सर्वाइकल की प्रैक्टिस करना अपेक्षित है, क्योंकि ये चौक है, चौकड़ी है। बैड पोस्चर एंड गुड पोस्चर के साथ में छोटे उम्र से लेके अच्छे आहार का, सात्विक आहार का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बंधन काल है, ये संधान काल है। पित्त काल मतलब एडल्टहुड, जो टीन एज 15 से 18 साल की उम्र से 20 से लेके 40s 50s तक। लेकिन अभी
एजिंग बहुत जल्दी हो रहा है, 40s ही पकड़ लेते हैं, 40s 45। बहुत कम लोग हैं कि जो लाइफस्टाइल जो संभालते हैं उनका एजिंग प्रोसेस प्रोलॉन्ग होते जाता है। इसलिए हमारे लिए थेरापेटिक वे से और नई पीढ़ी के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर की वजह से हर एक व्यायाम के प्रकार होना जरूरी है, तो उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल्स वीक रहेंगे तो बोन को खींच नहीं पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम मसल्स का क्या है? एक तो शरीर को आकार देना भी है और बोन से मूवमेंट कराना है। बोन में एक्शन है क्या? बोन में एक्शन नहीं है, मसल्स में एक्शन है। तो मसल्स बोन को खींचते हैं। जो भी ये पर्सपेक्टिव, ये आइडियोलॉजी भी नहीं है कि जो अयंगार गुरुजी ने वर्ल्ड वाइड बताई है कि मसल्स की डायरेक्शन बदलने के कारण बोन्स की रचना बदल जाती है। बोन्स की रचना एक दिन में नहीं बदलती है। जिनको मणकों का घसारा है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको सर्वाइकल है या कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर है, मसल्स रोज, कोई देख बच्चा रोज देखो हाथ खींचते खींचते लेके जाएगा, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मम्मी पापा वहां पे जाने लगेंगे। वैसे हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर है। रोज अगर मसल्स की डायरेक्शन वो ही रहेगी, मतलब हमारे स्टाइल में अगर हम घंटों घंटों ऐसे ही बैठेंगे, मतलब हमारी मसल्स की डायरेक्शन बदल गई, तो हम उसे वापस पूरी तरह से पीछे की तरफ से, मतलब रेगुलर वे में हमारे नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसके स्वस्थ स्थान में नहीं रह जाए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ मतलब क्या? वो अपनी जगह पे है। स्वस्थ स्थान, स्वस्थ यानी नॉट गुड हेल्थ। अभी यहाँ पे इट इज गुड हेल्थ एक्चुअली, बट यहाँ पे हम देखेंगे हर स्नायु का उनका खुद का स्वस्थ स्थान है नहीं है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर में सपोर्ट लेके शोल्डर मूवमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत जगह पे शोल्डर मूवमेंट 100 बार, 200 बार किया जाता है। अरे वो क्लास बहुत अच्छा है, 100 स्ट्रोक्स करवाते हैं, कपालभाति। अरे हमारे लिए जितना ये देखो, निराहार, उत्तम आहार और अति आहार, अति सर्वत्र वर्जते, ये तो नॉर्मल सभी ने सुना हुआ है। अति सर्वत्र वर्जते, सम दुख सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया, सम दोष सम धातु सम अग्नि मलक क्रिया। सब कुछ समान अवस्था में। अक्रिया भी अच्छा नहीं है और अति क्रिया भी अच्छे नहीं है। तो उपयुक्त क्रिया अपेक्षित है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त आहार चाहिए, युक्त विहार चाहिए। तो विहार में हमें देखना है, युक्त विहार में अगर हमारा प्रोफेशनल काम ही लैपटॉप पे बैठना है, तो थोड़े समय के बाद में 10-10 मिनट का ब्रेक लेते हुए, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में 10 मिनट का समय लेने के बाद में हमारे शरीर को अलग स्टांस में लेके जाए। अब हम छोटे छोटे स्टांस देखेंगे। आसन आकार से जुड़े हुए स्थान है, लेकिन सिंप्लीफाइड टर्म में है कि जो हम बैठे बैठे कहीं पे भी कर पाएंगे। दोनों हाथ पीछे रखे, शोल्डर आगे ले जाए, पीछे ले जाए, आगे ले जाए, पीछे ले जाए, आगे ले जाए, पीछे ले जाए, आगे ले जाए, पीछे ले जाए। अब पीछे लेने के बाद गर्दन को ऊपर नीचे करें और ऑब्जर्व करें। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक। अभी देखो, जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके हाथ अलग अलग एंगल में पीछे एक इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते और पीछे नहीं जा सकते। उनके लिए आइडियल पोजीशन में ये वाला अपेक्षित है कि जिसे हम नॉर्मल भाषा में कान के पीछे वाली प्रैक्टिस कह सकते हैं। ये जाना मुश्किल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा हाथ पूरा घूमता है लेकिन इतना नहीं जा सकता है। उस मसल्स का काम वो क्रिया करवाती है। हाथ ऊपर लेने का काम ये डेल्टॉइड मसल करता है। हाथ आगे ले जाने का काम सामने से बाइसेप्स मसल करता है। तो ये धीरे धीरे हमें देखना है। ये हर एक में अलग रहेगा, क्योंकि हर एक फ्रोजन शोल्डर का एक अलग एंगल होता है कि ऐसे हाथ ऊपर उठा सकते हैं, ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। ये सारे क्रियाओं को पूरे सपोर्ट के साथ में अगर हमें देखना हो तो सिंपल भाषा में वॉल का सपोर्ट लें।
अगर हमारी विंडो पे ग्रिल है तो ग्रिल का सहारा लें। आजू बाजू में बालकनी है, गैलरी है, तो उस पे हाथ रख के देखें। अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल सोफा है, तो सोफे पे कैसे काम करेंगे? सोफे का कॉर्नर है, सोफे के कॉर्नर पे हाथ मैंने ऐसे रखा। अब मसल्स पैसिव है कि एक्टिव है? ये मसल्स तो रिलैक्स है और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग अपने आप हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। ऐसे बैठे हैं तो हाथ स्टेबल रहेगा, एंगल बदला जाएगा। ये हाथ जो ये उठ नहीं पाता है तो ये मसल काम करने लगेगा। इसमें हम धीरे धीरे एंगल चेंज कर सकते हैं। शोल्डर के स्ट्रेंथ अपने आप हो रही है। रिस्ट्रक्चरिंग में हमें रीऑर्गेनाइज करना है, रीअरेंज करना है। ये री शब्द आता है, हमें फिर से वही अपने शरीर का नॉर्मल स्टांस लाना है। अभी ये करते करते मेरा शोल्डर ब्लेड टुवर्ड सेंटर जा रहा है और टर्न होने के बाद ये और टर्न हो जाएगा और टुवर्ड सेंटर है। पूरा शोल्डर ब्लेड मेरा अंदर की तरफ गया। अभी अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो शोल्डर डाउन होता है। ये शोल्डर डाउन नहीं होने दो, क्योंकि ये शोल्डर ब्लेड, शोल्डर और पीछे वाला स्कैपुला, ये तीनों एक साथ है, तो वो हमें अपने खुद से सीधे रेशा में रखना है। अगर ये हो जाता है तो ये आसन सिंपल है। इस हाथ को हमने सपोर्ट दिया है। इमेजिन करो दूसरे हाथ को, ये वाले मेरे लेफ्ट हाथ को अभी सपोर्ट नहीं है और केवल विदाउट सपोर्ट मेरी ये एक्शन हो रही है। ये हाथ निकाल के मैं बताती हूँ, ये मूवमेंट हो रही है। तो इस मूवमेंट में बहुत ही सिंपल, हाथ में दर्द होगा कि ये वाले हाथ में विद सपोर्ट के साथ में दर्द होगा? कोई ये एक अनम्यूट करके बोल दीजिए। विदाउट सपोर्ट वाले हाथ में जल्दी दर्द होगा कि विद सपोर्ट वाले हाथ में दर्द होगा? तो विदाउट सपोर्ट जिसमें है उसका स्ट्रेन बढ़ेगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। विदाउट वाले में और करेक्ट, विदाउट वाले में स्ट्रेस आएगा, मसल्स ज्यादा टाइट होते हैं। ये मसल्स पकड़ के रख रहे हैं और ये मसल्स रिलैक्स है। तो जो भी हमें रेंज ऑफ मूवमेंट में आसन की प्रैक्टिस करनी है या जो भी छोटे छोटे फ्रोजन शोल्डर के लिए व्यायाम प्रकार करने हैं, उसमें से ये एक सिंपल प्रकार है। दूसरी बात, कोई एक विंडो पे, मैं अभी कैमरा मूव ऑन करती हूँ और कोई एक विंडो पे सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ मैंने विंडो पे रखा है, लाइट की वजह से दिख रहा है जी। ओके। हाथ विंडो की तरफ है और हमारे हाथ की मूवमेंट चल रही है, तो मसल्स टाइट है कि रिलैक्स है? मसल्स रिलैक्स है और शोल्डर की मूवमेंट हो रही है। तो फ्रोजन शोल्डर में इस प्रकार के प्रैक्टिस से रिलीफ मिलेगा, पेन नहीं होगा। इससे हम धीरे धीरे सपोर्ट के साथ में हाथ का प्रकार इस प्रकार से ले सकते हैं। तो मसल्स का टाइटनेस नहीं रहेगा, उल्टा मसल्स छूटे पड़ने लगेंगे। अभी हाथ पकड़े हुए हमें हमारा एंगल बदलना है। देखो मैंने डायरेक्शन बदल दी, अभी मेरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, अभी मेरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है और मैंने डायरेक्शन बदल दी। अभी मसल्स कैसे है? स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं लेकिन उपयुक्तता से स्ट्रेच हो रहे हैं। सेम एंगल में बदल के वापस दूसरे बाजू से इस प्रकार से। तो ये मूवमेंट कैसी हुई मैं वापस से बताती हूँ। जब हाथ ये पोजीशन में विंडो पे पकड़ा था तो इस हाथ से पहले मैंने ये वाली प्रैक्टिस की। अभी हाथ रिलैक्स है और मैंने शोल्डर को पकड़ा है, सॉरी मैंने विंडो को पकड़ा है, तो शोल्डर रिलैक्स है। अब धीरे धीरे मुझे हमारी पूरे बॉडी का चेंज करेंगे तो हाथ इस प्रकार से आएगा। अभी ये हाथ इस प्रकार से कैसे आएगा? ये वाला आएगा। तो उपयुक्त खिंचाव बैक मसल्स को और ऐसे प्रैक्टिस करने में उपयुक्त खिंचाव सामने वाले मसल्स को। धीरे धीरे बारी ऊपर पकड़ेंगे
तो ये एंगल बदल जाएगा। तो पैसिव मसल टोन में ये शोल्डर जॉइंट अपने पूरी रिकरेक्शन स्थिति में आता है। समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके। तो ये सर्वाइकल के साथ में हमें कैसे लेना पड़ेगा? अब सर्वाइकल बीच में है क्योंकि दोनों शोल्डर का जो सेंटर है वो सर्वाइकल है। 70% चांसेस जिनके शोल्डर ब्लेड बाहर की तरफ है, मतलब बैड पोस्चर में है, जिनके शोल्डर ब्लेड के आजू बाजू के मसल्स टाइट है, उनका प्रभाव धीरे धीरे सर्वाइकल पे पड़ता है। और सोचो कि गर्दन के नीचे वाले जो मसल्स है, जो पीठ के मसल्स है, वो पीठ की तरफ जाड़े मोटे हैं, और ऊपर जैसे जैसे गर्दन की तरफ जाते हैं वैसे वो छोटे छोटे स्लीक थिन हो जाते हैं। लेकिन उसका जाड़ापन कहाँ पे है? पीठ की तरफ है। तो हम स्लीक मसल्स पे काम करेंगे तो इफेक्टिव होगा कि जाड़े मसल्स पे काम करेंगे तो इफेक्टिव होगा? कोई एक मैसेज करके बताए तो मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है। इस विचार से थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें उसका स्लीक मसल्स पे काम करेंगे तो थोड़ा काम होगा। हम 2-2 बच्चों को सिखाएंगे तो काम होगा कि 100 बच्चों को एक साथ में सिखाएंगे तो काम? यस, थैंक यू। मुझे यही बताना है कि जाड़े मोटे मसल्स पे अगर हम काम करेंगे, मतलब ये नेक रोटेशन काम कर रहे हैं तो स्लिक मसल पे काम कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं तो जाड़े मोटे मसल पे काम कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर प्रॉपर होने लगता है तो नेक पे प्रभाव कम आता है। नेक रोटेशन से इफेक्टिव प्रैक्टिस है शोल्डर स्ट्रेंथनिंग, और वो भी जो हमारी नॉर्मल पोस्चर है, हमारा आगे वाला काम है, उसे हमें पीछे ले जाना है। इंपॉर्टेंट है। हमें आलस आता है तो हम क्या करते हैं? बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। हमें आलस आता है, हम अंगड़ाइयां कैसे भरते हैं? ये सारे प्रकार हैं। उसमें प्राणायाम भी है। हाथों की मूवमेंट के साथ में अंदर वाले लंग्स को ओपन होने के लिए केवल शोल्डर में और सर्वाइकल पे काम करेंगे तो प्राणायाम भी अच्छे से होगा। तो अतिरिक्त भाग अपने टॉपिक से जुड़ा हुआ ये सबसे आसान लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट्स की वजह से हमारे फेफड़े क्लोज्ड कॉम्पैक्ट पोजीशन में है। जितने हमारे हाथों की मूवमेंट होगी, चेस्ट से हाथ तक, बगल से हाथ तक, पीठ से हाथ तक, सब कुछ खुलेगा। ये पोजीशन में टुवर्ड्स ग्रेविटी अंदर का स्पेस कम है, इसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है, दो हड्डियां एक दूसरे पे घिसती है तो पेन होता है, कोई भी जॉइंट लो। फ्रोजन शोल्डर में मसल्स का स्टिफनेस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से होता है, उसमें मोबिलिटी लाए। सिंपल मोबिलिटी, हैंड मूवमेंट अभी मैंने जैसा बताया, वॉल का सपोर्ट लेके, दुपट्टे का सपोर्ट लेके, हमारा कोई भी हाथ सभी जगह पे, अभी फिजियोथेरेपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक के मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने बहुत देखा है कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट लोग क्या बोलते हैं, घर पे एक वो चरखा लाओ, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करो। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते समय हमारे मसल्स खींचने में लगते हैं तो टाइट होता है, खींचो टाइट होता है। लेकिन साथ में जब ये खींच रहे हैं तो दूसरा हाथ एक्सटेंड हो रहा है, उसको देखो, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। सेम, अभी ये खींच रहे हो लेकिन ये ओपन हो रहा है, तो ये जो साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, ये कॉम्प्रेशन की तरफ ना ले जाते हुए स्प्रेडिंग की तरफ लगाए। ओके, ये स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड, ये स्ट्रेच हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। सिंपल है। ऊपर है तो हाथ लटके, हमारा लेंटल लेवल अगर कुछ होगा तो वहां पे हाथ रखे, ऊपर हाथ रखते हुए, या फिर सोफे पे हाथ रखे, सोफे पे हाथ रखेंगे, पीछे ले जाए। ये सिंपल प्रैक्टिस है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। पीठ पीछे ले जाए, पीठ पीछे ले जाए।
ये हाथ नीचे रखें, नीचे से देखें तो ये हाथ स्ट्रेच होता है। केवल हाथ की वजह से स्पाइन भी पीछे से ठीक हो रहा है, स्पाइन का लेवलिंग बन रहा है और पूरे पीठ का भी बन रहा है। सेम स्पाइन का लेवलिंग बन रहा है। ये सामने से स्प्रेड है। आसन के प्रकार मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आसन में इस प्रकार के स्ट्रेचिंग से आप कोई भी आसन में अडेप्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल बताती हूँ। हाथ ऊपर की तरफ है, दूसरे हाथ से इस हाथ को खींचना है। 1 2 3 4 5। अब ऑब्जर्व करें, दोनों हाथ खींचे जा रहे थे ना, लेकिन एक में टाइटनेस था, एक में रिलैक्सेशन था। तो रिलैक्सेशन का जितना प्रभाव होता है उतना टाइटनिंग का नहीं होता है। सेम दूसरे बाजू से दूसरे हाथ से करो, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर रहे हैं तब ओपन हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हैं तब स्पेस बढ़ रहा है। आयुर्वेद की भाषा से, योग की भाषा में हम कहते हैं कि शरीर के अंदर का आकाश तत्व बढ़ाएंगे तो वायु का प्रवाह बढ़ेगा। वायु का प्रवाह बढ़ेगा तो रोम रोम तक, सूक्ष्म पेशी तक हमारी मोबिलिटी जाएगी, प्राण जाएगा। और स्टिफनेस जैसे जैसे हो जाता है, प्राण नहीं पहुंच पाता है, प्राण नहीं पहुंच पाता है, वो वैसे ही बनते जाते हैं, आलस वाले पेशियां बनते जाते हैं। उनमें काम नहीं करना होता है, उनको हिलना नहीं होता है, उनको डुलना नहीं होता है, उनको कुछ नहीं करना होता है। फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं कि हम हिलते नहीं है, हमें खाना नहीं चाहिए, तो वो पूरा भाग जकड़ जाता है। ये हमें पता है, जो शरीर का भाग हम यूज नहीं करते वो धीरे धीरे इनएक्टिव होके, श्रिंक होके निकल जाता है। ओके, तो इसकी वजह से हमें पूरे पार्ट उपयुक्त रीति से रिएक्ट करने के साथ रीअरेंज करने हैं। तो ये रीअरेंजमेंट कहीं पे भी हो सकती है, कुर्सी पे हो सकती है, आप कुर्सी बाजू में ले, हाथ आप कुर्सी पे पीछे बैठे, सोफे पे नीचे बैठने के बाद में भी नीचे बैठो या सोफे पे बैठो। सोफे पे बैठोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, सोफे के पीछे जो अपनी पीठ होती है वहां पे हाथ रख के बैठ जाए, इजी है। ये रीअरेंजमेंट में आने दो। जितना कंप्यूटर पे काम होता है ये वाला काम, अगर मसल्स की टाइटनेस होती है तो उनमें पास होने वाले नर्व्स है वो दब जाते हैं। वो नर्व्स दब जाते हैं तो ब्रेन तक का ऑक्सीजन सप्लाई और क्रिएटिविटी का काम कम हो जाता है। ब्रेन की तरफ ब्लड से 70% ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है, अपने शरीर की जरूरत होती है। और अगर ये माल प्रैक्टिस होती रही तो ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम पड़ता है, तो हमें स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ब्रेन को उतना काम करना है लेकिन हम उतना खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे काम करवा रहे हैं। तो कम स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सर्वाइकल का जो पोर्शन है, वो ऊपर वाले जो सर्वाइकल, अगर हम किसी ने स्टडी किया हो तो सर्वाइकल के 7 मणके होते हैं। पहला वाला मणका होता है वो बिल्कुल अपना स्कल जहां पे खत्म होता है उसके नीचे होता है। तो पहले 4 जो मणके होते हैं उनसे हमारे ब्रेन की तरफ ही इंटरलिंकिंग जाता है। जो हम आंखों से देखते हैं तो कानों से सुनते हैं, ये जो इंटरकनेक्शन होता है ये 4 नर्व से प्रवाहित होता है। अगर वो 4 नर्व्स डैमेज हो जाती है तो पूरे बॉडी का मैकेनिज्म हमारा बिगड़ जाता है, क्योंकि ये सारा वेस्टिबुलर मैकेनिज्म है। जिनको वर्टिगो की तकलीफ होती है, जिनको सर्वाइकल की तकलीफ होती है, उनसे चलते चलते बैलेंस जाना, ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए सबसे मेन करेक्शन आपने शोल्डर से करना है। अभी तक का सबसे पहला करेक्शन है कि नेक रोटेशन, नेक के मूवमेंट ये ज्यादा अपेक्षित है। नेक के मणके भी और मसल्स भी स्लिक होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनमें वो नाजुक होते हैं, उनको धीरे धीरे से सहारना है। जाड़े मोटे सर्व एवरेजली कौन काम करने वाले हैं, शोल्डर के मसल्स। तो पहले शोल्डर के मसल्स को एक्ट करें, शोल्डर के मसल्स को एक्ट करें, और ये बीच बीच में करते रहे। हम खाना बना रहे हैं, शोल्डर रिलैक्सेशन, ये कहीं पे भी किया जाता। अभी तो गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ये वाला कर सकता है ना। इसमें से ड्राइविंग का ध्यान हटता है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मोबाइल में किसका मैसेज आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये है। सिग्नल पे
हमें 2 मिनट का समय, आजकल तो बड़े बड़े सिग्नल्स है वो 1.5 से 2 मिनट वाले होते हैं, उसमें हम अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे, यार बहुत सारा लेट हो रहा है, ऐसा कैसे, आई हैव गॉट 2 मिनट्स। और ये समय सबसे अच्छा समय होता है, दिस इज द मी टाइम। नहाते समय सबसे अच्छा समय मी टाइम। गुरुजी, मुझे याद नहीं, नवनाथ में से एक गुरुजी का कहना था, नवनाथ थे वो ब्रह्मचारी थे, तो नहाने के समय में सर्वोत्तम समय मैं मेरी खुद की होते हैं, हम अंतर्भूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, शुचिरभूत होते हैं, वो समय ध्यान धारणा के साथ में व्यायाम के लिए सबसे बेहतर समय है। ये रामदास स्वामी जी ने भी कहा है। तो सिंपल प्रैक्टिसेस के हमारे हर पोजीशन में शोल्डर मूवमेंट रहे, नेक मूवमेंट रहे, ये ध्यान के साथ में 1 मिनट का समय देके, हमें 1 मिनट का समय होता है तो हम मोबाइल में किसका मैसेज आया वो स्क्रॉल करते हैं, उससे हमारा ध्यान धीरे धीरे हटाते हुए हम अगर इस रीअरेंजमेंट की पोजीशन में आते हैं तो दिन में हमें याद करना है, हम 5 बार रीअरेंज हो गए, 7 बार रीअरेंज हो गए, इसकी ये धीरे धीरे इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए हम अपने मसल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज है वो अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ाता है। सी स्ट्रेंथ, स्पेस, स्पेस कम हो गया तो स्ट्रेंथ कम हो गई, स्पेस कम हो गया तो हमें उसको मूव करने के लिए स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगी। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर से और थेरापेटिक वे से सेम प्रैक्टिस में जिनको जैसी मूवमेंट में कमी लग रही है वो कोई भी अपने घर के सपोर्ट के साथ में मसल्स रिलैक्स होना जरूरी है। आईएफटी में क्या होता है, जो पॉइंट्स देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, वो हीटिंग पॉइंट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से हीटिंग पॉइंट से मसल्स को, अंदर से मसल्स के जो धागे होते हैं जो टाइट होते हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं। हम हॉट पैक घर पे लगा सकते हैं, हॉट पैक लगा के ये मूवमेंट करना बहुत आराम से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हीटिंग प्रोसेस ये अंदर से खुलने की प्रोसेस है। तो ये बहुत सारे सिंपल प्रैक्टिसेस है कि हाथ की मूवमेंट जितनी इजी होगी, जितनी रिलैक्सली होगी, जितनी पैसिवली होगी और उसके रेंज ऑफ मोशन के साथ में, तो हर कोई सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यायाम है। हम 4 प्रैक्टिसेस अभी करते हैं और इसकी उपयुक्तता देखते हैं। शोल्डर, पहले प्रैक्टिस में एक ही शोल्डर का रोटेशन और दोनों शोल्डर में हमें ऑब्जर्व करना है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी कंट्रोल कर रहा है। अभी मेरा राइट ब्रेन से लेफ्ट शोल्डर को मैसेज जा रहा है कि शोल्डर मूवमेंट करना है, तो शोल्डर ब्लेड को महसूस करना है। अब ये करते समय मुझे और एक चीज ध्यान में आई, हमारा टी शर्ट, ये सिलाई का भाग है, वो आगे आता है कि पीछे जाता है? कभी भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये वाली सिलाई आगे आती है कि पीछे जाती है? ये वाली सिलाई नॉर्मली आगे आती है और हम क्या करते हैं, उसको पीछे करते हैं, बराबर। तो सेम हमारे शोल्डर का मसल टोन, बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाली पोजीशन के बाद में अपोजिट ये वाली पोजीशन बताते हैं और ये वाली पोजीशन करते करते हम टुवर्ड्स ग्रेविटी अगेन फिर से एक बार लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये देखना है कि शोल्डर के मूवमेंट हमारा स्टांस वापस मेंटेन करने की तरफ करें, ये डार्विन थ्योरी है, हमारा स्ट्रेटनेस वापस लाने के लिए करें। तो हमारे सामने वाले फ्रंट वाले जो मसल्स है उनको हमें लिफ्ट करना है। ऑब्जर्व करो, बॉडी की मूवमेंट देखो, उन फ्रंट मसल्स को हमें लिफ्ट करना है और बैक मसल्स को हमें स्ट्रेंथन करना है। हम कोई भी तंबू हो, कोई भी टेंट हो, उसको कैसे स्ट्रेट करते हैं, पीछे वाली डोरी जितनी खींचेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सेम अपने पीछे वाले मसल्स की डोरी जितनी खींचेंगे उसका फोर्स नीचे की तरफ, तो फ्रंट मसल्स का फ्लो ऊपर की तरफ आएगा। ये मसल का फ्लो पूरे बॉडी में हर एक जॉइंट में पाएंगे तो कोई भी कंप्रेशन नहीं आएगा। एक जॉइंट पे दूसरे जॉइंट का भार आता है और एक तो अपना जॉइंट पेलने के लिए मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है और आप ऊपर से दूसरा भार डालते हो, इसकी वजह से वो कंफ्यूजन होता है। इसलिए
ये ध्यान में रखे कि घुटने का भार घुटने तक, कमर का भार कमर तक, तो शोल्डर पे कम से कम भार आएगा। सिर की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इतने सारे, आजकल कुछ भी काम हो, हम ऐसा पीछे देखते हैं, नहीं होता है। 2 घंटे के बाद में ये सिंपल प्रैक्टिस करना अपेक्षित है। नेक रोटेशन से भी इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर की मूवमेंट करें। ये एक मूवमेंट हमने देखी। अब दूसरी मूवमेंट, केवल एल्बो अप डाउन, केवल एल्बो अप डाउन, हाथ दोनों इंटरलॉक, हाथ सिर के पीछे रेस्ट करें और अब सिर से हाथ को पीछे दबाएं। 1, ये ध्यान में रहे कि कोनी है वो कान के आगे नहीं आनी चाहिए, कोनी है वो कान के पीछे। स्प्रेड स्प्रेड 1, पूर्ण श्वसन के साथ अंदर से श्वास रोके रखेंगे तो टाइटनेस बढ़ेगा। साइडवेज 1, पूर्ण श्वसन के साथ में जितना श्वास भर रहे हैं वो कोने में अंदर फेफड़ों में जाने दो। ट्विस्ट, जितनी आगे वाली कोनी आगे आती है, देखना अगर हमारा कोई नॉब होता है, हम उसको बटन होता है उसको चलाते हैं तो नॉर्मली गैस का जो चोक, क्या बोलते हैं उसको, गैस का रेगुलेटर जो होता है, उसे हम पाइपलाइन के लाइन में है मतलब ओके है, चालू है, पाइपलाइन से आड़ी रेखा है मतलब स्टॉप है, ये हमें पता है ना, ये चौकड़ी होती है। तो सेम वैसे ट्विस्ट करते समय दोनों शोल्डर और दोनों कोनी एक रेखा में लाके देखें, करें सब लोग। और फिर देखें मेरी आगे वाली कोनी में, मेरे शोल्डर में, मेरी पीछे वाली कोनी में और पीछे वाले शोल्डर में एक संध, एक रेखा है, तो ये लाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, अब ये प्रैक्टिस होने के बाद में बैक मसल्स की बात हो गई। अब जिनको डायबिटीज है, मोस्ट कंडीशंस में फ्रोजन शोल्डर अगर उनको होता है और उनमें अगर ये स्टिफनेस की बात आती है, तो विथ प्रॉपर कंसल्टेशन कौन से मसल्स में खराबी है ये देख के प्रॉपर गाइडेंस लेना अपेक्षित है। ये सिंपल मैंने शोल्डर वाले प्रकार बताए, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि शुगर बढ़ने के साथ में स्टिफनेस ज्यादा बढ़ता है, शुगर नॉर्मल हो जाती है, स्टिफनेस में रिलीफ मिलता है। दूसरी बात, मॉडर्न मेडिसिन में डायबिटिक जो कंडीशन है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में प्रमेह डायबिटीज के बहुत सारे प्रकार है कि जो कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह में जुड़े हुए हैं। तो उनके रिगार्डिंग वातज प्रमेह अगर होता है तो उनमें इमोबिलिटी मतलब उनको रेस्ट लेना है, एक्चुअल बॉडी में वात है तो उनको क्या मूवमेंट करनी है, ये समझने के लिए अच्छे डॉक्टर्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अच्छे गाइड करने वाले होते हैं। तो ये जरूर देखें कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जिनमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस की, बहुत सारी दवाइयां की और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहा है या फिर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार कारण क्या है वो देखें। क्योंकि जिनका पित्तज प्रमेय होता है उनको हर 2 घंटे में खाना होता है, जिनका कफज प्रमेय होता है उनको ऐसा लगता नहीं है, उनकी शुगर नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर वातज प्रमेय के अंडर है तो उनको कितनी मोबिलिटी करने की जरूरत है, उनको कितना घी खाने की जरूरत है। आजकल वजन नहीं बढ़ाना है उसके लिए घी बिल्कुल भी नहीं खाते, तो ये आहार विहार और आचार विचार के टॉपिक के अंदर आता है। लेकिन अच्छा खाएंगे, उसको पूरी तरह से पचाएंगे तो कोई भी हमारे रोग में बाधा नहीं आती है, हमारा पूरा शरीर निरोगी आरोग्यवान बनता है। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू। और ये मुझे अच्छा समय दिया अपने सबके साथ में शेयर करने के लिए। फ्रोजन शोल्डर इतनी खराब बीमारी के उसके वजह से इतना स्ट्रेस बढ़ता है और फ्रोजन शोल्डर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और फ्रोजन शोल्डर बढ़ता है। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना फ्रोजन शोल्डर कम होता है। ओके, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम ओम। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक चीज को समझाते हुए
हमें किस तरह से जो सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जो फ्रोजन शोल्डर और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको किस तरह से करना है, तो सही तरीके से नहीं करने से हम कहते हैं भी हम इतने दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है कि हम सही तरीका नहीं जानते करने का। सही तरीके से कहाँ पे हमें खिंचाव देना है, कहाँ उस जगह खिंचाव आता नहीं है, हम करते रहते हैं। लेकिन आज आपने बहुत सही तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद साई मैडम आपका। और इतना सुंदर तरीके से एक एक बात मेरे ख्याल से सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अभी सबके मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात कर पाएंगे। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा अहमदाबाद आया हुआ था तो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर सका, बाद में वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इसमें यही चलता है कि पहले अपना जब खान पान बिगड़ता है तो उसमें कई जात के यूरिक एसिड वगैरह बनते हैं, और वो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स में जाके ब्लॉक कर देते हैं और वो आइटम को सॉलिड करके उसको जाम कर देते हैं। अपना जब खान पीन सुधर जाएगा और उसको पचाने के लिए जो व्यायाम एक्सरसाइज और वो रहेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को ऐसा। हाँ, अभी एक प्रश्न था वृषाली जी का कि कितना शुगर होने के बाद में फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ऐसा कोई पक्का नहीं है। अगर मसल्स के बॉडी स्ट्रक्चर पे, मसल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। किसी का बहुत कम शुगर में भी फ्लक्चुएशन आता है तो उनका तुरंत फ्लक्चुएशन होता है। नियमित आहार विहार और नियमित रेगुलर लाइफस्टाइल, नियमित व्यायाम का अंतर्भाव, यही सबसे आसान और इजी उपाय है। जिनको जैसा होता है उसके कॉम्बिनेशन में फिर वो पूरी हिस्ट्री देख के ही बताया जा सकता है कि कितना क्या है। जी। ओके। इसमें खान पान में भी हमें कुछ सुधार करना पड़ चाहिए क्या? क्या चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए फ्रोजन शोल्डर या ऐसे ऐसे तो बहुत सारा जो हम कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट होना ज्यादा अपेक्षित है। अभी देखो कि जैसा बोलते हैं कि शुगर होता है तो लोग चावल खाना बंद कर देते हैं, शुगर होता है तो लोग आम कैरी खाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। वो कैसे खाना है, क्योंकि आम में सर्वोत्तम, उसको राजा कहा गया है। आम में वो फलों का राजा है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रमाण इतना भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारे गुण उसमें है, विटामिन सी, विटामिन ए, इतने सारे गुण हैं। तो उसको कितना खाए उनके हिसाब से, जिनको लेना है उनकी मात्रा कैसी रहे, वो सुबह के समय में खाए और खाने के बाद में उनकी क्रियाशीलता रहे। खाने के बाद में हम नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कैरी का रस का आहार हो गया तो बस हो गए, तो ऐसा नहीं, उसको पचाओ तो वो गुणकारी रहेगा, शरीर को सात्म्य पद्धति से वो लाभ देने लगेगा। तो ऐसा फिक्स नहीं है, अच्छे मात्रा में सब कुछ है। चावल जब कुकर में बनाते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, उसका स्टार्च रह जाता है तो वो बॉडी में अफेक्ट करता है। पहले वाली पद्धति में जैसे पतीले में, या अभी तो मिट्टी के बर्तन आए हैं, खुला जितना पकाते हो उतना वो स्टार्च उड़ जाएगा और जो चावल का अपेक्षित भाव है वो हमें मिलेगा कि जो जरूरी है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सही मैम ने तो बहुत सुंदर, पहले का सेशन भी बहुत सुंदर लिया था, आज भी वैसे ही छोटी छोटी जानकारी लेकिन बहुत फायदेमंद है जो हम करते हैं। एक का जो आपने बताया, सही में अगर हम स्ट्रेट बैठ के नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सुंदर जानकारी दी सही मैम आपने। अगर फ्रोजन शोल्डर हो तो हाथ सुन्न हो जाता है क्या? एक क्वेश्चन था मेरा, कभी कभी रात में सुन्न हो जाता है। हाँ, फ्रोजन शोल्डर के जो पीठ के सर्वाइकल में जो अगर मसल्स की स्टिफनेस होती है और हम एक ही जैसे करवट पे ज्यादा समय सोते हैं तो उस हालत में, उस स्थिति में मसल्स की इनएक्टिव कंडीशन की वजह से वो होता है। जब अब सुबह उठने के बाद में आप डायरेक्टली फास्ट मोशन में नहीं आए, अपने बेड पे ही सूक्ष्म व्यायाम जैसे शोल्डर रोटेशन है, लेट के भी हाथ इधर किया उधर किया, हम लेट के हाथ को ये वाली प्रैक्टिस दे सकते हैं, हाथ को ये वाली प्रैक्टिस दे सकते हैं लेटे लेटे। तो ये सुप्त ताड़ासन जैसा हो गया, लेटे लेटे करते हैं। तब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, सारे पोजीशन बेड पे लेटे लेटे करेंगे तो भी इसकी मूवमेंट में थोड़ी सी इनिशिएटिव आएगा, शुरुआत होगी और फिर वो सूनापन नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी। हाँ, पवन लाल जी बोलिए।
ओम अरम। मैडम ने बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत ही डीप नॉलेज है मैडम का। वो तो हर एक मसल का कौन से हाथ क्या सपोर्ट देने के बाद बहुत ही और मुझे ऐसा लगता है मैडम का नेचुरोपैथी का भी एक आधा लेक्चर आहार के बारे में रखे तो सबके लिए अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नॉलेज है मैडम के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओम अरहम। आपका बहुत ही सुंदर रहा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे दूसरे भाई ने कहा कि आपका एक प्रोग्राम आहार के बारे में रहे, तो आहार के ऊपर यदि एक प्रोग्राम रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैम मुझे ये पूछना था कि सर्वाइकल और फ्रोजन दोनों में सेम एक्सरसाइज होती है? हाँ, दोनों में सेम एक्सरसाइज होती है। अच्छा, दोनों में और सेम ये एक्सरसाइज इसलिए होती है कि आप एक को रीअरेंज करने जाएंगे तो दूसरा भी रीअरेंज होता है। तो पहले तो सबके मन से ये निकालना है कि कंधे के लिए ये प्रैक्टिस होती है, शोल्डर के लिए ये प्रैक्टिस होती है। हमें अपने शरीर का भाव अगर देखेंगे तो वो एक साथ में हम काम करते हैं। तो शोल्डर एंड सर्वाइकल आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक को मूव करेंगे दूसरे पे इफेक्ट आएगा एंड वाइस वर्सा, इसलिए जरूरी और है। ये सर्वाइकल में भी मतलब सुबह उठते हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, हाँ, और कॉनी के जॉइंट होते हैं वो भी दर्द करते हैं। वो एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर यूरिक लेवल बढ़ता है, क्रिएटिन लेवल बढ़ता है तो भी जॉइंट में पेन होने के चांसेस है। आरए फैक्टर होता है तो भी चांसेस है। तो पहले जो कारण है वो कारण के रूट कॉज पे देखते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशन अच्छा होगा, तो हमें काम करने में ट्रीटमेंट पर्पज से इजी जा सकता है। बहुत सारे रोल प्ले होते हैं उसमें। थैंक यू मैम। ओम अरहम। मैं ओम अमिता अरहम। हूँ, सूरत से। मैं ओम साईं जी से तो बहुत सालों से जानती हूँ, तो हम उनका लाभ जितना ले उतना कम है। तो हम उनको आपसे इतनी गुजारिश करेंगे कि जितना भी लाभ ले सके उतना हम उठाएंगे। देखिए मैडम, जैसे अलका जी ने पहले स्टार्टिंग में बताया कि सूरत है डायमंड सिटी कहलाती है। डायमंड मतलब आज डायमंड सिटी नाम से नहीं, सही में डायमंड भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे रत्न हुआ सूरत में। हमारे जो ट्रेनर्स है, कम ज्यादा कितने ट्रेनर सूरत से हमारे साथ जुड़े हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ध्यान करवाना हो, योगा कराना हो, कुछ भी प्रोग्राम करना हो तो सूरत में एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट हमें मिल रहे हैं। और साई मैडम तो बहुत ही अनुभवी, आज 20 सालों का अनुभव उनके साथ है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत अनुभवी मैडम है, और हमें इनसे जितना लाभ ले सके हम लेने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद साई मैडम आपका। जय गुरुदेव, फिटनेस जय क्लासेस और गुरुदेव। कल्याण योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।